दोस्तों सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज भी कुछ गिरावट देखने को मिली है। पिछले दिनों लगातार अपर सर्किट लगे उसके बाद में जो गिरावट का सिलसिला जारी हुआ वो अभी भी जारी है। तो देख सकते हो कि एक तरफा तेज़ी बाज़ार में बन नहीं पा रही है। अभी भी लोग बहुत ज़्यादा चिंतित है। वैसे अगर आप देखें तो कल बाज़ार में एफआईआई ने कुछ खरीदारी ज़रूर की थी। ये एक शुभ संकेत भी है कि एफआई हल्के-हल्के से खरीदारी की तरफ लौट रहे। एफआई की खरीदारी के दम पे ही बाज़ार आगे बढ़ पाएगा क्योंकि डीआई बहुत समय से खरीदारी कर रहे हैं। उनको अभी थोड़ा प्रॉफ़िट बुक करना है, लेकिन अगर एफआई बाज़ार में लौट के आएँगे तभी वो थोड़ा प्रॉफ़िट बुक कर पाएँगे, वरना दोनों की प्रॉफ़िट बुकिंग के हिसाब से देखें तो बाज़ार क्रैश कर सकता है। ऐसे में क्या है आगे की संभावना, रिटेल इन्वेस्टर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इस समय टेंशन में है, बाज़ार करेक्ट भी हो चुका है। यहाँ पे सुज़लॉन एनर्जी से संबंधित कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, उसको भी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या है आगे की रणनीति। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सुज़लॉन एनर्जी के कारोबार की बात कर ले तो 54.96 पर क्लोजिंग थी। 1.68% की गिरावट देखने को मिली। गिरावट बड़ी नहीं है लेकिन बाजार की दबाव की वजह से स्टॉक गिरा है। यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सोलर इंडस्ट्रीज़ के जो दिग्गज खिलाड़ी है उनका एक मीटिंग होने जा रही है। ये जो मीट है ये बेंगलोर में होगा। इसके अंदर बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर और सप्लायर्स, बायर, सेलर सब एक ही छत के नीचे होंगे और यहाँ पे हर तरह के ब्रांड जो उनको मौका मिलेगा खरीदारी का। तो एक मंच होने वाला है और इसकी जो होस्टिंग की है वो मेरकॉम इंडिया की तरफ से की गई है और ये आरी बायर सेलर मीट है जो बेंगलुरु में होगा फ्राइडे के दिन। देख सकते हो 7 फरवरी 2025 यानी कल। ये होटल लेवरी ग्राउंड यशवंतपुरम बेंगलोर में होगा और बेंगलुरु के बाद जो ये इवेंट है ये पुणे की तरफ जाएगा और पुणे में ये इवेंट किया जाएगा। उसके बाद में कोयम्बतूर में होगा और फिर हैदराबाद में भी होगा। यानी सोलर सेक्टर के संबंधित जितने प्लेयर हैं वो अलग अलग इवेंट करेंगे और जहाँ पे एक छत के नीचे सब मिलेंगे, नया बिजनेस मिलेगा। सेलर बायर के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहाँ पे वो अपने डायरेक्ट प्रोडक्ट को देख के ख़रीदारी कर सकते हैं और जो मैन्युफैक्चरर है उनके लिए भी एक अच्छा मौका होगा। तो सोलर इंडस्ट्रीज पूरी की पूरी एक जगह पे होगी। जितने आप देखें डिस्ट्रीब्यूटर हो फिर या उसके मैन्युफैक्चरर हो, वेंडर्स हो, सभी एक जगह पे होंगे। तो ये वन डे का इवेंट होगा। इस इवेंट के दौरान देखें तो इस सेक्टर से संबंधित जो चैलेंजेस है उसको डिस्कस किया जाएगा इंडस्ट्रीज़ के लिए और क्या सरकार से आगे डिमांड की जा सकती है, मिलके उसके ऊपर फैसला लेंगे। सारे के सारे लीडर जो है वो अपनी राय रखेंगे आने वाले समय और किस तरह से इस सेक्टर में आगे बढ़ा जा सकता है। यानी एक बहुत बड़ा मंच होगा जो आने वाले इसमें सोलर इंडस्ट्रीज़ की जो मुसीबत है उसको कम करेगा और किस तरह से जो निवेश है उसको लाया जा सकता है मैन्युफैक्चरर के लिए, जो इंडिया के अंदर मेक इन इंडिया के तहत प्रोडक्ट बनाने के लिए और क्या क्या आवश्यकता है, वो सारी बातें इस इवेंट के दौरान होगी। एक मजबूत सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किस तरह से रास्ता तैयार किया जा सकता है वो सारी यहाँ पे बातचीत हो जाएगी। सारे के सारे एक ही छत के नीचे होंगे। बायर के लिए भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो पूरे मार्केट के ट्रेंड्स को देख सके, बहुत सारे प्रोडक्ट में से अपने हिसाब से प्रोडक्ट चुन सके और कुछ नई जो टेक्नोलॉजी है उससे वो रूबरू हो सके। तो मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पे अवेलेबल होगा। यानी एक ही प्लेटफॉर्म पे एक प्रोडक्ट के लिए बहुत सारे बायर होंगे और सेलर को भी बहुत सारे नए अपने सामने बायर मिल जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मंच होगा। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, ये अलग अलग और राज्यों में भी किया जाएगा इस प्रोडक्ट को ऐसे ही डिस्प्ले करने के लिए और प्रोडक्ट को आगे पहुँचाने के लिए एक दूसरे से किया जाएगा। अब बात ये निकल के आती है कि सुज़लॉन एनर्जी को इससे क्या फ़ायदा होगा। सुज़लॉन एनर्जी तो विंड एनर्जी सेक्टर की कंपनी है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। सुज़लॉन एनर्जी सोलर सेक्टर में भी ऑलरेडी 2016 में एंट्री कर चुकी है और अभी रिसेंटली इन्होंने रिनोम एनर्जी का अधिग्रहण किया है। रिनोम एनर्जी के अंदर इन्होंने 76% की स्टेक ली है 660 करोड़ खर्च करके और रिनोम एनर्जी जो है वो सोलर एनर्जी के लिए एक मजबूत कंपनी है। वो सिर्फ सोलर के ही प्रोजेक्ट करती है और आप देखें तो कंपनी का ऑपरेशन और मेंटेनेंस का कामकाज भी है। यानी कंपनी सोलर सेक्टर में भी तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाना चाहती है और इसीलिए इन्होंने रिनोम का अधिग्रहण किया है।
तो ये देख सकते हो कि अब सुजलॉन भी सोलर सेक्टर में तेज़ी से सक्रिय हो चुकी है। तो 2016 में ही देखें तो कंपनी ने 340 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट अलग अलग स्टेट में इस्टेब्लिश किए। वो उसमें आप देखें तो सुजलॉन ने 1500 मेगावाट का एक विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट भी राजस्थान में कंप्लीट किया है। तो कंपनी 2016 से ही तेज़ी से सोलर सेक्टर में भी एंट्री करने चुकी है और कंपनी ईपीसी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो इसीलिए ये जो बड़ी एक इवेंट होने जा रहा है सुजलॉन के लिए भी एक बड़ा मौका होगा। वो आने वाले समय सोलर सेक्टर में तेज़ी से आगे बढ़ पाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सुजलॉन एनर्जी जो वन स्टॉप सोलर एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। यहाँ पे एक जो और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इंडिया रिन्यूएबल सेक्टर में किस तरह से आगे अपने तेज़ी से बढ़ेंगे। तो 2025 तक इंडिया 238 गीगावाट की कैपेसिटी पाने का लक्ष्य लेके आगे बढ़ रहे हैं। 214 गीगावाट ऑलरेडी इन्होंने पा लिया है और देख सकते हो कि आने वाले 2030 तक 50% टोटल रिन्यूएबल एनर्जी का योगदान होगा, यानी करीब 500 गीगावाट का यहाँ पे एक टारगेट सेट किया गया है। इसके लिए इन्वेस्टमेंट जो है लाने की किस तरह से तैयारी हो, विदेशों से इन्वेस्टमेंट लाना, अलग अलग वर्ल्ड बैंक के पास से मदद लेना, इंडिया के अंदर पॉलिसीज़ के अंदर कुछ बदलाव लाना, जिससे ईजीली तरीके से ज़्यादा इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़ाई जा सके, नए टेंडर्स जारी करना, सरकार सारी कोशिशें करी और इस बार बजट भी बढ़ाया गया है ग्रीन एनर्जी का। तो बहुत सारी सरकार की योजनाएं शुरू की गई है, जिसमें देख सकते हो कि इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्ज को भी माफ़ किया गया है, पीएम सूर्यघर भी मुफ्त बिजली योजना लाई गई है, किसान ऊर्जा सुरक्षा, इस तरह से बहुत सारी पीएम कुसुम योजना, ये सारी स्कीमें हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी स्टोर जो है बढ़ेगी और इसके लिए सरकार की तरफ से कोशिश पूरी जारी है। तो ऐसे में आने वाले समय सुजलॉन के लिए भी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सुजलॉन इस सेक्टर की एक मजबूत कंपनी है और कंपनी तो है ही है, लेकिन साथ में अगर देखें तो कर्ज मुक्त कंपनी है। तो ऐसे में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी इस समय दिखाई दे रही है। बहुत सारे नए अभी टेंडर जारी होंगे और उसका एक बड़ा हिस्सा सुजलॉन के हिस्से आ सकता है और इसीलिए सुजलॉन आने वाले समय बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पे देखो कि कुछ म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी भी की है। 31 दिसंबर 2024 के हिसाब से देख सकते हो HSBC मिड कैप डायरेक्ट ने यहाँ पे 438 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग 22.07% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कम हुई है, कुछ निवेश उनका घटा है। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप डायरेक्ट का भी यहाँ पे 261 करोड़ का निवेश है। उनकी होल्डिंग में मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कोई बदलाव नहीं हुआ है। मीरा एसेट मिड कैप डायरेक्ट का यहाँ पे 171 करोड़ का निवेश है, लेकिन साथ में 31.20% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है, यानी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया उन्होंने। HSBC एग्रेसिव हाइब्रिड डायरेक्ट 157 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके अलावा कैनेरा रेबेको इमर्जिंग इक्विटी डायरेक्ट 118 करोड़ का निवेश किया है, 1.98% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। मोतीलाल ओसवाल एल्स टैक्स सेवर डायरेक्ट ने 149 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, उनकी होल्डिंग में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके अलावा इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा डायरेक्ट ने 140 करोड़ का निवेश किया है, होल्डिंग में बदलाव नहीं हुआ है। इन्वेस्को इंडिया फोकस फंड डायरेक्ट ने 139 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। मीरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप डायरेक्ट ने 139 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 174% का मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। और एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट ने यहाँ पे 134 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 2.82% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ी है। तो यहाँ पे जम के सबने खरीदारी की है, निवेश अपना बढ़ाया। सिर्फ HSBC मिड कैप एक म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग ट्रिम की है, बाकी सारे के सारे निवेश कर रहे हैं और एक अच्छा मौका है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।